हाँ बेटा, हेलो स्टूडेंट्स। कल हम जो है कालिदास के बारे में पढ़ रहे थे। युगों का दौर पार्ट 4, भारत की खोज का पार्ट 4 है बेटा ये। तो आगे देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पढ़ रहे थे। कालिदास ने लिखा था उसके बारे में। अब देखो, कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना नहीं है। संभावना यही है कि वह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। वे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे कब आए थे, लेकिन संभावना है कि विक्रमादित्य के शासनकाल में वे उज्जैनी में थे। माना जाता है कि वे दरबार के 9 रत्नों में से एक था। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक तो नाटक की रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसके बाद कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहन का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। ये मेघदूत का सारांश है। कालिदास से संभवतः काफ़ी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक या मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। आगे देखो, 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। मुद्रा राक्षस यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था, जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब उसके बारे में बहुत से प्रश्न उठते हैं। राजा हर्ष, जिसने शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। राजा हर्ष नाटककार भी था बेटा। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था, वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। राजा हर्ष नाटककार हुए हैं। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। ह्रास मीन्स पतन। प्राचीन नाटकों को कालिदास तथा अन्य लोगों के भाषा मिली-जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एक अधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्राय स्त्रियां, प्राकृत। हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। मतलब मिली जुली कला अब नाटकों में आने लगी। जो अच्छा संस्कृत बोलते थे वो तो संस्कृत में बात करते थे, जो अन्य जो थे बेटा वो पात्र, वो कैसी भाषा करते थे, जो आपस में भाषा बोली जाती थी, उसमें नाटक का क्या करते थे, नाटक में भाषा वो वाली बोलते थे। वो कैसी थी, संस्कृत, और जो उनकी आपस की भाषा थी वो मिली जुली भाषा थी। आपको शायद इस बात का पता भी हो कि प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी वो विश्व में सबसे ऊपर थी, सबसे लोकप्रिय थी। सबसे पहले शायद हमारी ही संस्कृति बनी थी। ठीक है बेटा, आगे देखो।
इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और काव्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्वों में कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृति नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। आज हमारे भारत में कौन सी भाषा है पूरे भारत में? हिंदी। उस समय कौन सी थी पूरे भारत में? एक दूसरे को संपर्क में जो भाषा बोली जाती थी उस समय थी संस्कृत। ठीक है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे नाटक भी थे जिनकी कहानियों का लोगों को पहले पता होता था और उसको नाटक के रूप में वर्णित किया जाता था, दिखाया जाता था। आगे चलो। संस्कृत भाषा की जीवंतता और साहित्य, उसका साहित्य क्या था, कहाँ तक थी, क्या उसका अपना जो है वो था, कितना उसका विकास हुआ, कितनी रचना हुई, ये सब इसमें है। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत में जिसे सभी तरफ से सजाया गया हो, मतलब व्याकरण सहित। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। पाणिनि ने, आपको पता हो, पाणिनि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे और उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे पाणिनि। 2600 ईस्वी वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने यूनानी और जो ये लातीनी भाषा सी, इससे ऊपर कौन सी भाषा को बताया? संस्कृत भाषा को। किसने? सर विलियम जोन्स ने। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। सबसे पहले जो हमारे देश में भाषा बोली गई, वो कौन सी भाषा बोली गई? संस्कृत भाषा बोली गई थी। संस्कृत भाषा का अधिक क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। काव्य की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है बेटा, आगे चलो। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। अब दक्षिणी पूर्व एशिया में संस्कृति कैसी थी उसके बारे में बताया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया था। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत में अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार जहां पर किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया के इस
दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी बेहतर भारत कहा गया है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती। बहुत से अंतर्विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं, और इन सब से अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। सबसे पहले बेटे, जब कागज इत्यादि नहीं था तो लोगों ने कैसे लिखना शुरू किया? बड़े बड़े पत्थर हुआ करते, पत्थरों के ऊपर खुदाई करके उन्होंने लिखना शुरू किया था। शिलालेख में शिला पे लिखे गए लेख। ताम्रलेख में ताम्र नाम का एक पत्ते होते थे बहुत बड़े बड़े वृक्षों के, उन पर लिखा जाता था। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्य और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। जावा और बाली में यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं, विशेषकर अंगकोर और बोरोवुदूर में। क्या है? इमारतों के खंडहर। कहाँ पे? अंगकोर और बोरोवुदूर में। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर से जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी, और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर, महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जो का टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्राय खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इनका नामकरण से खुद ब खुद स्थान व्यापार की ओर जाता है। नाम किस पे रखा गया? अनाज के उस पे, मतलब जहाँ पे जो चीज़ बनती थी उसके उस पे उसका नाम रखा गया, पैदावार पे। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। ईसा की तीसरी और दूसरी शताब्दी में व्यापार होने लगा। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों से प्राप्त वृत्तांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। भारत और सुदूर पूर्व के बीच समुद्री व्यापार होता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। अब देखो बेटे, क्या था भारत में? जहाज़ भी बनाया जाया करते, मतलब हमारा प्राचीन भारत की संस्कृति जो थी, रहन सहन जो था, बनाने का ढंग, बोलने का ढंग सबसे ज़्यादा विकसित था। धीरे धीरे बाहर से लोग आते गए और हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो पहचान थी अपनी, उसको धीरे धीरे हमारी ये कम होती गई।
बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चिन्ह अंकित है। दक्षिण, पीछे आपने पढ़ा था ना, दक्षिण भारत बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर रहा था, उत्तर वाले भी दक्षिण की ओर जा रहे थे क्योंकि उत्तर में ज़्यादा हमले हुआ करते। तो दक्षिण भारत में क्या था, सिक्कों का दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चिन्ह अंकित था। मतलब वहाँ पे चिन्ह कैसा था, दोहरे पाल जहाज, सिक्के ऐसे थे कि उन पे जहाज के चिन्ह अंकित थे। अजंता की भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों का चित्र है। अजंता के भित्ति, अजंता एलोरा की गुफाएं जो है ना बेटा, वो आज भी हैं। उनमें क्या है, भित्ति चित्रों, उनमें दीवार पर क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। उन चित्रों में क्या है, लंका विजय, लंका पर विजय पाना और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों का चित्र है। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। शासन पद्धति कहाँ से ली, चीन से थोड़े से प्रभावित हुए। और धर्म कहाँ का, धर्म और कला कहाँ पे ज़्यादा विकसित थी, भारत की ज़्यादा विकसित थी। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी के आरंभ से होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक। आगे चलो, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। अब देखो बेटे, पीछे तो था भारत का, ठीक है, भारत की क्या छवि थी, क्या भारत ने किया, क्या इस तरह से। अब विदेशों पर भी भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में है। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। अब ये नाम है बेटे, यहाँ पर संस्कृत पढ़ाया जाया करती। जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा था कि भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा का क्या हुआ, उदय हुआ। संस्कृत भाषा की खोज हुई, संस्कृत भाषा बोली जाने लगी, संस्कृत भाषा में काव्य की रचनाएं होने लगी। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियाँ थीं और इनमें से कुछ पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी, इंडोनेशिया के इन स्थानों में प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और कथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। बाली टापू पे फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। ये द्वीप है फिलीपीन, वहाँ की जो लिखने की कला है वो उन्होंने भारत से ही ली है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है।
इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदूर की इमारतों और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। कहाँ पे? अंगकोर और बोरोबुदूर। जावा में बोरोबुदूर में बुद्ध की जीवन कथाएं पत्थरों में उत्कीर्ण की हैं। जावा बेटे नाम है, वहाँ पर क्या है? बुद्ध की कथाएं उनके पत्थरों में लिखी गई है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। ये हमारी संस्कृति का प्रभाव बाहर इस तरह से पड़ा था। अंगकोर के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरे और नहरें हैं। पोखरे तालाब टाइप होता है, जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर वृत्ताकार सिर पत्थर से खुदा है। यह एक आकर्षक, मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली। अंगकोर को प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया, या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन था, जो ठेठ भारतीय नाम है। ये बेटे उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण है इस तरह के, जैसे ये भारतीय नाम है जयवर्मन, ठीक है, कंबोडिया में बनाया था, तो इसका मतलब क्या है? भारत की संस्कृति वहाँ पर भी क्या चली थी? भारत को देखकर उन लोगों ने भी क्या की थी? उन्नति की थी। ये पेज नंबर 15 है, इसको मैं आपको कल रीड करवाऊँगी। ठीक है बेटा, ओके।